विद्यार्थी एक बार जुड़ जाओ भाई फटाफट, है ना। कुछ विद्यार्थी जुड़ भी गए हैं। हेमंत यादव, जितेश, सचिन, अंकित, तुषार, जितेश, सौरभ, मोहित, तेजपाल, अभय, कीर्ति, दीपक, आरती, मनीषा, राहुल। देखो बेटा बहुत सारे विद्यार्थी जुट गए हैं ना। तो आज की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा मेरी तबीयत ना अभी एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं हुई है, तो आज हम 40 या 45 मिनट लास्ट क्लास लेंगे, है ना। देखो एक बार ये और बता दो कि मेरी आवाज़ आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है क्या? सभी के पास मेरी प्रॉपर आवाज़ आ रही है? चलो देखो, तो आज हम विविध पढ़ने वाले हैं भाई। क्या पढ़ने वाले हैं हम? विविध पढ़ने वाले हैं। और ये विविध का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये विविध का सेकंड क्वेश्चन है ना। तो विविध का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक डिटरमाइनेंट दी गई है ना। ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है भाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। हमें इस डिटरमाइनेंट यानी इस सारणिक का मान ज्ञात करना है भाई। ठीक है, चलो मान ज्ञात करते हैं। देखो ये तो आपको पता है भाई कि ये जो सारणिक है ये 2 × 2 की है भाई, यानी 2 × 2 की है। तो इस सारणिक का मान निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। क्या करना है? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। समीर भाई गुड मॉर्निंग। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे होगा भाई। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो मैं लिख सकता हूँ कि सर साइन 10 और कोस 80 डिग्री। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो कोस को पीछे लिख दिया, साइन को आगे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई हो गया। बीच में क्या लगाओगे? बीच में लगाओगे माइनस। जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कोस 10 डिग्री, साइन 80 डिग्री और माइनस का आएगा, और माइनस आपके पास पहले से है भाई। तो ये क्या हो गया? प्लस, उसके बाद आ गया कोस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री। ठीक है, यहां पर हमारा आंसर नहीं है सर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वनीता, पढ़ा लेंगे इतना थोड़ा घना तो, है ना। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, ये आ गया बीच में माइनस, इसका माइनस आके प्लस हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया तो कोस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री ये हमारे पास आ गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम छोड़ देंगे तो वो हमें सिर्फ अगर एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आधा नंबर देगा भाई, है ना। तो क्या करें? देखो भाई यहाँ साइन कोस तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर साइन कोस आ जाए तो क्या करना है, और यदि साइन कोस आए तो क्या करना है भाई। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा भाई कि सर साइन कोस, फिर है साइन कोस। जी सर, साइन कोस और फिर साइन कोस। तो मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ साइन का फॉर्मूला बनेगा भाई। किसका फॉर्मूला बनेगा? साइन का बनेगा। तो देखो भाई साइन का क्या आ जाएगा? साइन कौन सा फॉर्मूला बनेगा भाई? साइन ए कोस बी, फिर कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है भाई। किसका होता है? यह मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए, फिर कोस बी, फिर प्लस कोस ए, फिर है साइन बी। ठीक है,
ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा है, यहाँ पे भी हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं। जितेश कह रहा है बड़ी हंसी आ रही है सर, क्या बात है। अरे यहाँ पे अनूप सर आ गए थे, पर वो तुम्हें पता ही है। अच्छा ये आ गया। अब क्या करें, साइन a प्लस बी, एक की बात करें तो साइन, ये देखो ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, नहीं यहाँ पे a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। तो a की जगह 10 डिग्री, a की जगह 10 डिग्री, फिर प्लस b यानी 80 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि सर इज इक्वल टू साइन 10 प्लस 80 करोगे तो 90, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यही आपका आंसर आ जाएगा। नेवी एयरफोर्स में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं भाई, है ना सर। डिटरमाइनेंट में एक छोटी सी डिटरमाइनेंट देंगे, कहेंगे उसकी वैल्यू बताओ, तो वहाँ ऑप्शन में मिलेगा 1, 0, 2, -2। तो ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये आपको कंफ्यूज करने वाला है भाई, है ना। 2 गुणा 2 सेकंड मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, सेकंड और उपसारणिक एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। उपसारणिक में हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन सेकंड के अंदर ठीक है भाई। तो प्रथम पंक्ति में देखो सहखंड के अंदर हम प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन उपसारणिक में हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं भाई। तो यहाँ प्रथम स्तंभ के सहखंड ज्ञात कीजिए, यानी आपसे सिर्फ प्रथम स्तंभ के पूछें। अब प्रथम स्तंभ यही तो है भाई, अरे यही तो प्रथम स्तंभ है। इसका मतलब प्रथम स्तंभ के सहखंड पूछ रहा है, तो प्रथम स्तंभ का मतलब है ये A11 जिसको हम A11 बोलते हैं, ये A21 जिसको हम A21 बोलते हैं। इन दोनों के सहखंड निकालने हैं भाई। इसका मतलब आपको निकालना है A11 का सहखंड, हमसे जो पूछा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, और एक हमसे पूछा है स्तंभ के अंदर एक तो 21, एक तो 11, और ये दूसरा अवयव कौन सा होगा भाई, A21 होगा, क्योंकि दूसरी पंक्ति है वो A21 से स्टार्ट होती है भाई। तो दूसरी पंक्ति यहाँ लिखेंगे A21 का सहखंड, यानी आपको ये 2 मान निकालने हैं भाई, ठीक है भाई। प्रथम स्तंभ का मतलब बात कर रहा है कॉलम फर्स्ट, और कॉलम फर्स्ट यही है। तो एक तो इस अवयव के लिए सहखंड निकालना है, एक इस अवयव के लिए हमें सहखंड निकालना है। तो देखो सहखंड की बात करें तो A11 के सहखंड को अगर आपको याद हो तो हम F11 से लिखते हैं भाई। किससे लिखते हैं, F11 से। और A21 का सहखंड, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे सर F21, यानी हमें इनका मान निकालना है। तो सहखंड में तो सर हम सबसे पहले प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं भाई। तो देखो जोड़ना भाई, 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आएगा, क्या आएगा 2, और 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है। अगर इन दोनों को जोड़ने पर, यानी I प्लस J को जोड़ने पर यदि सम संख्या आती है तब तो प्लस लगाना है, और I प्लस J जोड़कर यदि विषम संख्या आ जाती है तो तब आपको माइनस लगाना है भाई। ये आगे I का मान होता है, ये पीछे J का मान होता है। जैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 आएगा, इसका मतलब इसके लिए प्लस आएगा, ठीक है। इस अवयव का सहखंड निकालना है, चिन्ह लगा दिया। जिस भी अवयव का सहखंड निकालना है उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके स्तंभ को हटा दो। ये इसकी पंक्ति है, इसको हटा दिया, ये इसका स्तंभ है, इसको हटा दिया, तो बाकी सिर्फ क्या बचा, -1 बचा, और -1 यहाँ +1, तो बताओ F11 का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा भाई। A21 का सहखंड 2 + 1 3, 3 विषम संख्या है तो बाहर आएगा माइनस। अब ये A21 अवयव देखो कौन सा, यही तो है। जो भी अवयव आप ले रहे हो उसकी पंक्ति को हटाओ, ये इसकी पंक्ति हो गई भाई, हटा दो। इसके स्तंभ को हटाओ, ये इसका स्तंभ हो गया। जब इन दोनों को हटा दोगे तो सिर्फ ये 20 ही तो बचा, 20 बच गया भाई, तो यहाँ लिख दोगे 20 और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जब भी आपको 2 × 2 की सारणिक दी गई हो
और आपको सेकंड निकालना है तो उसके जस्ट तिरछा देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो ही उसका सेकंड होगा। अभिषेक भाई गुड मॉर्निंग, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन भाई समझ में आ गया होगा। इनमें से देखो छोटा क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का इनमें से आ जाता है काफ़ी बार, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि डेल्टा इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है यदि डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद है 1 2 4, 1 फिर 2 और फिर 4। ये तो हमें डेल्टा का मान दिया गया है भाई। किसका मान दिया गया है? डेल्टा का मान दिया गया है। लवली शर्मा गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, है ना। और ये डेल्टा का मान फिर कह रहा है कि एक सारणिक दी गई है, -2 -4 -6, फिर दिया गया है -8 -10 -8 -10 -12 और फिर हमें कहा गया है -2 -4 -2 -4 और -8। ये कह रहा है कि इस सारणिक का मान क्या आएगा। ये कह रहा है कि इस सारणिक का मान बताना है। आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं, -2 डेल्टा, ऑप्शन दे रखे हैं आपको -2 डेल्टा, ठीक है। और फिर दे रखा है 8 डेल्टा, फिर है -8 डेल्टा और फिर है -6 डेल्टा, -6 डेल्टा, ठीक है भाई। तो इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। आपको ये दिया गया है, इस सारणिक का मान निकाल के बताना है कि कौन सा मान सही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब इसका मान निकालना है तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि सर R1 की यदि हम बात कर लें तो R1 के अंदर सर -2 कॉमन ले लो। इसके अंदर से सर देखो माइनस सबके अंदर आ रहा है, सर इसके अंदर से भी -2 कॉमन ले लो और सर इसके अंदर से भी -2 कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, R1 R2 R3 में से -2 क्रम से और लिख देता हूँ भाई ताकि कंफ्यूज ना हो। क्रम से -2 -2 -2। ऐसा क्यों लिखा? इसका मतलब स्पष्ट है कि R1 के अंदर से -2, R2 के अंदर से भी -2, R3 के अंदर से भी -2 हम उभयनिष्ठ ले रहे हैं, ठीक है भाई। उभयनिष्ठ लेने पर क्या ले रहे हैं हम? उभयनिष्ठ लेने पर। जब उभयनिष्ठ लोगे यानी कॉमन लोगे तो देखना भाई क्या आने वाला है। यहाँ से आपने -2 कॉमन लिया, ठीक है, इनटू यहाँ से आपने -2 कॉमन लिया, ठीक है भाई, यहाँ से आपने -2 कॉमन लिया। और ये मैं पहले भी प्रॉपर्टी में समझा चुका हूँ कि सारणिक के अंदर एक पंक्ति व एक कॉलम में से कॉमन लिया जा सकता है भाई, ठीक है। कमल कुमार हेलो सर, भाई हेलो, गुड मॉर्निंग। देखो ठीक है, अब देखते हैं भाई कॉमन लेने के बाद इनमें से -2 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा कि सर माइनस कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, सर 1 बच गया, माइनस बाहर आ गया, 4 में से 2 बाहर आ गया, सर 2 बच गया, फिर क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। इन सब के अंदर से माइनस कॉमन आ गया, 2 कॉमन लोगे तो 4 5 6, यानी यहाँ पे आ गया 4 फिर 5 फिर 6। माइनस कॉमन आ गया सभी के अंदर से, 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 और फिर 4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमें इस सारणिक का मान नहीं निकालना है भाई, क्योंकि हमें ऑप्शन इस टाइप में दिए गए हैं, डेल्टा के रूप में दिए गए हैं। तो देखो -2 -2 -2, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो एक तो माइनस आ गया,
2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। बताओ इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? देखो प्रश्न के अनुसार 1 2 3 4 5 6 1 2 4 प्रश्न के अनुसार इस सारणी की जगह हम डेल्टा लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा। तो बताओ इसकी जगह मैं डेल्टा लिख सकता हूँ और यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी नेवी एयरफोर्स में आते हैं भाई। देखो तो ये आपका ऑप्शन तीसरे नंबर का है, ये सही होगा, है ना। देखो हमारा उद्देश्य यही नहीं है कि +2 में परसेंटेज लेके आना भाई। हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम नेवी एयरफोर्स किसी तैयारी के लिए। तो इस तरीके से तैयारी करो कि आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए, कि क्वेश्चन कैसा भी आए बस टिक करो आंसर कि हाँ ये होगा। ये करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप सीख जाओगे ना तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल देते कि -2 यहाँ से, -2 यहाँ से, -2 यहाँ से, -8। तो आप डायरेक्ट देख लेते कि ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। उसके बाद -8 आया था, ये +8 है, ये भी कट गया, बस ये टिक कर देते, यही आपका आंसर हो गया। मतलब नेवी एयरफोर्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पेन तो आपको रखना ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट टिक करना है भाई। जैसे बस आइडिया लगाए कि यहाँ से -2 आया, यहाँ से -2 आया, यहाँ से -2 इनटू करोगे तो -8, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें 8 ज़रूर था लेकिन -8 चाहिए तो ये ऑप्शन भी कट गया, यही आपका आंसर हो गया। ये करने की आवश्यकता थी नहीं भाई, है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए और आपको आगे कोई समस्या ना आए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो आपको करना है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप करना, आसानी से हो जाएगा। एक सारणिक दे रखी है, एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में चेंज करने से आंसर आने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई। ये कह रहा है कि 1 BC 1 BC A B + C A B + C 1 CA 1 उसके बाद CA और फिर है BC + A BC + A। उसके बाद है 1 AB 1 AB और फिर है C A + B। हमें कहा गया है कि इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन, उनमें से सिलेक्ट करना है, लेकिन एग्जाम में सीधा आता है, क्या आएगा? निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसके आंसर और आपको लिख के देगा। तो ये मत समझना कि ये तो एबेसेद वाले हैं, हमारे एग्जाम में एबेसेद नहीं आते हैं, लेकिन उनमें से ही सवाल उठा के दे देगा और ये कहेगा इसका मान ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है मेरे भाई। ये कैमरा ना, ये फोकस ऐसे ही करता है, ये अपने आप करता है ना, तो ये हिलता है और ना कुछ प्रॉब्लम है। ये पता नहीं जूमिट की वजह से होता है, क्या प्रॉब्लम है मेरे को पता नहीं इसके, लेकिन मैंने देखा था कभी कभी करता है ना। करें स्टार्ट। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मान लीजिए, इसके ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। ऑप्शन देखो, ऑप्शन बनाना भी सीखो आप। अगर एग्जाम आप कहीं पे देने गए तो क्या, एक ऑप्शन तो आ गया 1, इसका दूसरा ऑप्शन आ गया 0, इसका तीसरा ऑप्शन आ गया 2ABC और इसका चौथा ऑप्शन आ गया A² B² C²। इनमें से सेलेक्ट करना है। तो देखो अगर मैं एग्जाम देने जाता तो मैं सेलेक्ट करता 0। मैं सेलेक्ट क्या करता? 0। क्यों करता? मैं सिर्फ देखता कि हाँ ऐसा दिखाई दे रहा, हो सकता है 0 है, कन्फर्म नहीं है भाई। आंसर याद रखना, जब भी 0 और 1 आता है
तो एग्जामिनर यदि 3 क्वेश्चन ऐसे देता है 0 1 वाले, उनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका आंसर 0 होता है, 1 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसका आंसर 1 होता है। अगर हमें तीनों में से नहीं आते हैं तो हम वहाँ खेल सकते हैं कि भाई 2 तो गलत होंगे तो 2 सही होंगे तो 1 ही तो गलत होगा, है ना। चेक कर लेते हैं सही है गलत है। देखो मेरे दिमाग में बहुत आइडिया आ रहे हैं, आपके दिमाग में क्या आ रहे हैं मेरे को पता है क्या आ रहा है। आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर R1 में से R2 घटा दो, सर 0 आने वाला है। सर R2 में से R3 घटा दो, सर यहाँ पे भी 0 आने वाला है। सर 2 0 आ जाएंगे, प्रसार कर देंगे आंसर। बिल्कुल कर दो, बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे भाई आपस में चैट मत करो, है ना। तुम चैट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे हो। देखो चेक करते हैं भाई, मैं कैसे करने वाला हूँ, आप मेरे को पता है कैसे करोगे। R1 में से R2 घटाओगे, फिर दूसरी स्टेप करोगे R2 में से R3 घटाओगे, 2 0 ला के प्रसार करो। बिल्कुल परफेक्ट है, आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन मेरे दिमाग में मैं तो आपको और ही कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। वो तरीका तो मैं सिखा चुका हूँ, 2 0 लेके आना है। अब समझना, 1 1 1, यहाँ BC है, यहाँ CA है, यहाँ AB है। इनका मल्टीप्लाई करो, ये हो गया AB, फिर आ गया AC। इसका करोगे तो BC, फिर आ जाएगा AB। इसका करोगे तो AC, फिर आ जाएगा BC। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि सर अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया होगा अभी तक कि सर AB, सर BC, सर CA, AB, सर BC, सर CA, AB, ये रहा AB, BC, CA। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनको मैं जोड़ता हूँ आपस में तो सब में AB प्लस BC प्लस CA आता है। इसका मतलब कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड, कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड। जब आप प्लस का चिन्ह लगाते हो, किसका चिन्ह लगाते हो, प्लस का, तो आप कॉलम सेकंड को भी चेंज कर सकते हो, कॉलम थर्ड को भी चेंज कर सकते हो भाई, ठीक है। तो मेरे को पता है आप क्या लिखने वाले हो, कॉलम थर्ड तो आप लिखोगे नहीं, लेकिन फ़ायदा कॉलम थर्ड से होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम सेकंड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं भाई क्या आने वाला है। 1 1 1, ठीक है। सर कॉलम सेकंड को चेंज करना है, कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड, इनको जोड़ के लिखना भाई। AB प्लस BC प्लस CA, इनको जोड़ के लिखना सर AB प्लस BC प्लस CA, सर AB प्लस BC प्लस CA। भाई इन दोनों को, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड को मैंने जोड़ दिया है। कॉलम सेकंड को चेंज कर रहे हो तो कॉलम सेकंड की जगह लिखा है, कॉलम थर्ड की जगह लिखना पड़ेगा AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC, है ना। अब बताओ क्या करोगे कि सर कॉलम सेकंड के अंदर से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने पर, तो कॉलम सेकंड में से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर या फिर मैं कॉमन लेने पर, बात एक ही है भाई, ठीक है। तो देखो क्या आने वाला है भाई, 1 1 1, यहाँ से क्या आएगा 1 1 1, यहाँ से AB प्लस AC, फिर BC प्लस AB, फिर AC और प्लस BC, ठीक है। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, सर कॉलम फर्स्ट इज इक्वल टू कॉलम सेकंड, इसलिए डेल्टा यानी इस सारणिक का मान क्या होगा, 0। इस सारणिक का मान क्या होगा, 0। बताओ आंसर इसका 0 आया कि नहीं आया। अगर ऑप्शन में 0 है तो 90% चांस होते हैं कि 0, भाई 10% चांस होते हैं कि 1 या अन्य कोई आए। तो एक बार बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। एग्जाम में सवाल आएगा तो इसी मेथड से करना है आपको, कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड को जोड़ के कॉमन लेके
फिर लिख देंगे कॉलम फर्स्ट इज इक्वल टू कॉलम सेकेंड। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि किसी सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम यानी एकदम समान हो तो उस सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। इसलिए सारणी का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो समझ में आ गया? वेरी गुड, समझ में आ गया भाई बहुत सारे विद्यार्थियों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। और एक बात और बता देता हूं कि नेवी एयरफोर्स जो भी एग्जाम दोगे तो ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये कह रहा है कि यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल हो तो 1 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8, 1 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8, ठीक है। फिर दिया गया है ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 और फिर है 1। तो अब उल्टा लिख दिया होगा, ओमेगा की पावर 8 फिर 1 फिर ओमेगा की पावर 4। इसके भी ऑप्शन दे रखे हैं। हमारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा इस सारणी का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन जब नेवी एयरफोर्स में जाओगे तो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 0। ऑप्शन दे रखे हैं देखो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 फिर 0, 4 ऑप्शन है। अगर मैं हूँगा तो भाई मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर टाइम नहीं है तो ऑप्शन जाने वाला है 0। अब पता नहीं ये करेक्ट है कि नहीं है, लेकिन 90% ऐसा होता है। चेक कर लेते हैं भाई सही है या गलत है। इसने स्पष्ट लिख रखा है कि ओमेगा है वो इकाई का घनमूल है। इकाई का घनमूल है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर ओमेगा क्यूब है वो 1 के इक्वल आएगा। एक तो हमने ये भी पढ़ा था हमने 5वीं प्रश्नावली पढ़ी थी 11वीं में, समिश्र संख्या, उसमें भी हम ओमेगा के बारे में पढ़ चुके हैं। एक हम ये जानते हैं कि सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सर इज इक्वल टू 0 होता है। ये दोनों यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर ओमेगा क्यूब से ज़्यादा पावर है तो उसको कन्वर्ट करो ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा क्यूब में। यहाँ ओमेगा की पावर 4 है तो समझना क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओमेगा की पावर 8 है भाई, 8 का मतलब 3 और फिर 2, मतलब ऐसे लिख दूँ ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। समझना मेरी बात को, ओमेगा की पावर 8 है, आप इसको ऐसे लिख दो ओमेगा क्यूब फिर ओमेगा क्यूब और फिर ओमेगा स्क्वायर। बात तो एक ही है ना भाई, मैंने यही तो लिख दिया कि जो ओमेगा क्यूब है यहाँ पे इसका मैंने स्क्वायर कर दिया भाई, यही तो अंतर है। वनीता कह रही सर आपने नेवी एयरफोर्स ज्वाइन क्यों नहीं किया? मैं कभी एग्ज़ाम देने ही नहीं गया, ज्वाइन तो तब करता ना, मैं कभी गया ही नहीं एग्ज़ाम देने। और एक बात और बता देता हूँ, हमारे टाइम में हमें इतनी गाइडेंस नहीं थी, हमें कोई बताता नहीं था कब फॉर्म भरने थे, कहाँ जाना था। मेरा जो सेंटर आया था वो आया था गुजरात में, जामनगर में, वहाँ मैं कभी गया नहीं एग्ज़ाम देने, बस ऐसे ही नहीं गया। मेरे को इतना वो इंटरेस्ट भी नहीं था कि भाई जाना है कब पेपर है, ऐसे ही बस कॉलेजों में मस्ती के चक्कर में कभी गए ही नहीं। चलो छोड़ो उस बात को, कोई बात नहीं, हमारे पास टीचर लाइन है ना। देखो इसको मैंने लिख दिया, इसको भी वही लिखोगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 8 को क्या लिखोगे, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। अरे गुणा में घात जुड़ती है भाई, 3 3 6 2 8, 8 को ऐसा लिख सकते हो, ठीक है भाई। इसकी बात करें तो 1, इसकी बात करें तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर
और ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 और फिर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब ओमेगा क्यूब है, उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो लिखो भाई, नीचे दिखाई देगा, बिल्कुल देगा। देखो तो क्या आने वाला है यहाँ पे 1, ओमेगा क्यूब की जगह आपने 1 लिख दिया, तो बाकी बच गया कौन? ओमेगा। ओमेगा क्यूब की जगह 1 का स्क्वायर करने पर भी 1, तो ये क्या आया? ओमेगा स्क्वायर भाई। यहाँ बात करें तो ओमेगा, क्योंकि इसकी जगह 1 हो गया, इसकी जगह 1, तो ओमेगा स्क्वायर और फिर क्या आ गया? 1। इसकी बात करें तो ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 और फिर ओमेगा। ठीक है, बस दिख गया मेरे को आंसर 0। देखते हैं भाई। देखो आज के टाइम में आपको बहुत गाइडेंस दी जाती है, हर तरीके से बताया जाता है, और हमारे टाइम में इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता था। बस टीचर आया, उसने क्वेश्चन लिखा, ये किया, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे, बस समझा दिया, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अब समझो, 1, ध्यान देना यहाँ पे, 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, मतलब बताओ तीनों में 1 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ना, तो तीनों को जोड़ दें तो भाई, चाहे ऐसे जोड़ दो, चाहे पंक्ति को जोड़ दो, चाहे कॉलम को जोड़ दो। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ कि R1 को जोड़ रहा हूँ, R2 को जोड़ रहा हूँ, R3 को जोड़ रहा हूँ, मतलब तीनों को जोड़ रहा हूँ मैं। R1 प्लस R2 प्लस R, तीनों को जोड़ सकते हो, 2 भी जोड़ के आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R1 प्लस R2 प्लस R3, चेंज किसी को कर लो, मैं ये नहीं कह रहा प्लस के अंदर यहाँ R1 है तो R1 लिखो, आप R2 भी लिख सकते हो, आप R3 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ क्या लिखूँगा? R1 ही लिखूँगा, ताकि आपके रूटीन में भी यही आ जाए। जोड़ने पर क्या आने वाला है? जोड़ना भाई, 1 ओमेगा स्क्वायर जोड़ोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनको जोड़ना भाई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनको जोड़ना भाई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाकी सेम रहेंगे भाई। ओमेगा स्क्वायर फिर 1, ओमेगा स्क्वायर फिर 1 और फिर ओमेगा। ठीक है, अब 2 तरीके हैं आपके पास, या तो इसके अंदर से कॉमन लो, या फिर मैं कह सकता हूं कि सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का योगफल करने पर कितना आता है? 0। तो मेरे को ये बताओ, इसकी जगह 0 लिख दूं, इसकी जगह 0 लिख दूं, और इसकी जगह क्या लिख दूं? 0। बाकी ओमेगा स्क्वायर फिर है 1, ओमेगा स्क्वायर फिर 1 और फिर ओमेगा। तो इस डेल्टा का मान, यानी इस सारणी का मान क्या आ गया? 0। यही आपका आंसर है भाई। आपके समझ में आ गया होगा भाई कैसे क्या किया मैंने, बिल्कुल सिंपल सा था। देखो, अगर किसी भी सारणी की एक पंक्ति या एक कॉलम के सभी अवयव 0 होते हैं तो उस सारणी का मान 0 होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सारणी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार फिर से मेरा आंसर सही हो गया है, फिर से मेरा आंसर 0 ही आया है। इसका मान डायरेक्ट 0 क्यों लिख दिया? एक प्रॉपर्टी थी, पहले भी मैं बता चुका हूं। यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक कॉलम के सभी अवयव यदि 0 हैं तो उस सारणी का मान 0 होता है भाई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो, 2 मैंने तुक्के मारे हैं, दोनों सही गए हैं, दोनों बार 0 आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1।
4 फिर 1 2 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 1x माइनस 1 फिर x, ये सारणिक है, फिर माइनस है, फिर एक सारणिक है, और इस सारणिक में है x3 माइनस 2 1, x3 माइनस 2 फिर 1। है ना भाई। चलो, हमें क्या कहा गया क्वेश्चन में, x का मान ज्ञात कीजिए भाई। देखो, इसने एक तो डायरेक्ट लिख दिया, सर आपने कौन कौन से चैप्टर करवा दिए कंटिन्यू। भाई कंटिन्यू की बात है कि पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। एक तो पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, इसके अलावा तीसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसके अलावा आपकी 7वीं एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है, और इसके अलावा ये समझो कि चौथी भी आपकी कंप्लीट होने वाली है कल या परसों में। इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज है, ये मैंने हाफ करा दी है, हाफ रह गई है। इसके बाद मैं 5वीं करा के फिर दूसरी करवाने वाला हूँ। ठीक है। अगर किसी को, देखो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको पता नहीं है, देखो जो हमारा चैनल है इसके अंदर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 7। तो जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप देख सकते हो टोटल सारी वीडियो हैं। जैसे मैट्रिक्स की 12 वीडियो हैं तो सारी उसमें डाल रखी हैं। जो ये है ये भी मैं डाल देता हूँ डेली के, इस प्लेलिस्ट में डालना है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हो भाई। तो x का मान निकालना है, या फिर वो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता था, इस सारणिक को हल कीजिए या निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। जहाँ पे भी हल का मतलब आ जाए उसका मतलब समझना है कि हमें x का मान निकालना है। ठीक है। चलो सर यहाँ स्क्वायर दिखाई दे रहा है, भाई कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। तो सर 4, अरे एक सारणिक की तो है, उसका मान निकालना है भाई। 4 का 1 से करेंगे 4 आ गया, फिर माइनस 2 भाई, स्क्वायर था तो भाई मैंने स्क्वायर कर दिया। इज इक्वल टू है, देखो ये इज इक्वल टू हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सर 3x माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सर 2 आ गया। फिर बीच में माइनस है, कोई बात नहीं भाई माइनस लगा दो। फिर से एक सारणिक आ गई, फिर से इसका मान निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो क्या आ गया सर x आ गया, बीच में माइनस। सर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे सर -6 आएगा, लेकिन माइनस होने के कारण ये +6 हो गया भाई। ठीक है। सोल्व करेंगे, 4 - 2 करोगे 2, और 2 का स्क्वायर करने पर कितना आ गया 4 इज इक्वल टू 3x - 2। ये लो भाई 3x - 2, इस माइनस का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो -x फिर -6। 4 इज इक्वल टू 3x - x करोगे तो 2x आ गया, -2 - 6 करोगे -8 आ गया। पक्षांतर कर दो भाई, इसको इधर ले आओ, 8 माइनस का है, इधर लेके आओगे प्लस का, तो 4 और 8 वो हो गए, तो 12 इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई। और इस 2 को इधर भेज दोगे डिवाइड में आ जाएगा भाई, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन नेवी एयरफोर्स में या अपने 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चैट डिस्कनेक्ट कैसे हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये हमें कह रहा है
कि एक डेल्टा है भाई, एक डेल्टा है। अच्छा ये तो करने की आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही बता दोगे। इस तरीके से लिख रखा है, डेल्टा F12 A12 F12 फिर प्लस A22 A32 A22 F22 फिर A32 फिर F32। एक तो ये दे रखा है और इज इक्वल टू दे रखा है 0। इनमें से आपको ऑप्शन करके बताना है भाई, ये क्वेश्चन आप बताओगे है ना। इसमें ऑप्शन देखना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इसमें वो देखना है कि अगर कोई अवयव है और उसका सेकंड है, अगर अवयव और उसका सेकंड मल्टीप्लाई में है और बीच में प्लस है तो बताओ किसका मान आता है, वो डेल्टा का मान आता है कि नहीं आता है। डेल्टा मतलब सारणिक का मान। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा नहीं दे रखा, बराबर 0 दे रखा है, तो ये कथन असत्य हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई अवयव है और उसका सेकंड मल्टीप्लाई करके हम जोड़ देते हैं तो सारणिक का मान आता है, सारणिक के मान को हम डेल्टा से लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है इज इक्वल टू 0, पहला गलत है। एक ऑप्शन नंबर बी देखना, वो बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन बी है वो सही है। ये तो फॉर्मूला ही आ गया सीधा। चैट डिस्कनेक्ट हो गई भाई, क्यों हो गई एक बार चेक कर लेता हूं मैं। एक मिनट वेट करें भाई, है ना। एक बार फटाफट बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भाई कनेक्ट हो गई है आपकी चैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कि x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है x प्लस वाई, y प्लस जेड, y प्लस जेड, z प्लस एक्स। ठीक है, फिर है जेड एक्स वाई, जेड एक्स फिर वाई, फिर है 2 2 2 2 2 फिर 2। देखो ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन दे रखे हैं x प्लस वाई प्लस जेड। इसका पहला ऑप्शन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0, चौथा ऑप्शन दे रखा है 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड। मेरे को फटाफट बताओ कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा होगा। इसका आंसर बताओ कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड या थर्ड। चलो स्टार्ट भी करता हूं मैं। थर्ड, देखो महेश ने बोल दिया कि सर थर्ड आएगा, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो अगर टाइम आपके पास है तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जितेश कह रहा है, अजय कह रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, मुकेश कह रहा है थर्ड, नवीन थर्ड, इंद्रजीत 2, दीपक यादव 2। मेरा ऑप्शन रहेगा 0। चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। देखो हमेशा की नहीं कह रहा मैं, 90%। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको सोल्व करो, टाइम नहीं है तो भाई तुक्का मार के आओ, तो 0 पे मारना बस। चलो देख लेते हैं, मेरी बात समझना। x प्लस वाई और इसको और जोड़ दूं तो x प्लस वाई प्लस जेड, y प्लस जेड है, अगर ये और ऐड हो जाएगा तो फिर से x प्लस वाई प्लस जेड। अगर x y z, इसका मतलब है कि मैं R1 को चेंज कर रहा हूं, R1 प्लस R2।
R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ R1 प्लस R2, तो देखते हैं क्या आने वाला है। तो क्या आएगा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड। अरे इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, यानी इनके बीच में सिर्फ प्लस कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ इनको। तो यहाँ से भी देखो x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे भी आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। इनको भी जोड़ दो तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अपॉन में देख लो, यहाँ पे क्या आएगा z, फिर x, फिर y, फिर है 2, फिर है 2, फिर है 2। देखो इसके अंदर से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है R1 के अंदर से, और R3 के अंदर से 2 2 2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगा R1 व R3 में से क्रमशः R3 में से क्रमशः x प्लस वाई प्लस जेड व 2 उभयनिष्ठ लेने पर या फिर कॉमन लेने पर भाई, ठीक है। चलो कॉमन लो भाई। जैसे ही आप कॉमन लोगे, देखो जैसे ही कॉमन लोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। एक कॉमन आएगा 2, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड। अंदर देखते हैं क्या बचेगा, एक, यहाँ पे भी एक बचेगा, यहाँ पे भी एक बचेगा, यानी 1 1 1। जेड एक्स वाई, तो जेड फिर x फिर y। फिर देखो 2 कॉमन लेने के बाद 1 1 1, यानी 1 फिर 1 फिर 1। तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, यहाँ से देखो फिर यहाँ कर रहा हूँ मैं, है ना। क्या कह सकता हूँ भाई मैं, कि सर R1 इज इक्वल टू R3, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया भाई। R1 और R3 बराबर है, तो इसका मान आएगा 0। इसका मान क्या आएगा, 0। जब 0 का गुणा इससे करोगे आप, भाई 0 का गुणा चाहे किसी से कर दो, तो सारणिक का मान क्या आने वाला है, 0। इसका मतलब यही आपका क्या होगा, आंसर होगा भाई, ठीक है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा भाई। तो बताओ एक बार फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डन सर, रितेश हो गया सर। चलो भाई एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ, ठीक है। फिर हमारी क्लास को हम समाप्त करेंगे यहीं पे ही। एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो आपको करना है, निम्न सारणिक को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी आपको करना है, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल है भाई। आपको एक बेसिक सी सारणिक दे रखी है, जिसमें नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5, उनका मान निकालना है, वो आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये समझो कि आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 और देख लो, एग्जाम में आया हुआ है 2017 में या फिर 18 में आया था। एग्जाम में शायद 2018 में आया था भैया। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक सारणिक दी गई है 1 प्लस ए, फिर है b, फिर c, फिर है b, फिर है c, फिर है a 1 प्लस b, फिर है c, फिर a, फिर b 1 प्लस c। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था, एग्जाम में क्वेश्चन देखो, यहाँ हमारे पास ऑप्शनल है क्वेश्चन ये, और ये कहा गया है इसका मान ज्ञात कीजिए। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आया, एग्जाम में आया कि सिद्ध कीजिए इज इक्वल टू, इसका आंसर और दे रखा था भाई। क्या इसका आंसर था वो मेरे को पता नहीं है, अभी निकाल के देखेंगे।
ये इसके साथ आंसर और दिया गया था और हमें कहा गया था कि भाई इसको सिद्ध करके दिखा दो, है ना। अब आंसर नहीं दे रखा, सिर्फ इसका मान निकालना, तो बिल्कुल इजी तो क्वेश्चन आया था, सोचना ही नहीं था। समझो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक ए बी सी। दूसरे कॉलम में देखो एक ए बी सी, तीसरे कॉलम में देखो एक ए बी सी। बताओ तीनों में समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब तीनों में समान आ रहा है तो आप सीधा लिख दो कि सर कॉलम फर्स्ट को जोड़ दो, कॉलम सेकंड को जोड़ दो, कॉलम थर्ड को जोड़ दो। एग्जाम में आया था ये 2018 में, देखो कितना सिंपल 3 नंबर का आया था, लेकिन आंसर उसने पहले ही दे रखे थे हमें, कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड। चेंज किसी को कर दो, जोड़ना भाई, कॉलम को जोड़ रहे हो आप, पंक्ति को नहीं जोड़ रहे हो, कॉलम को। इसको इसको और इसको जोड़ना, तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसको इसको और इसको जोड़ोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को जोड़ने पर फिर से क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर आ गया बी, 1 प्लस बी और फिर आ गया बी, सी, फिर सी और फिर आ गया 1 प्लस सी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या दिमाग में आया कि सर कॉलम फर्स्ट के अंदर से 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, यानी R1 में से 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन लेने पर, यानी हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है भाई। देखते हैं क्या आएगा। जैसे ही आप कॉमन लोगे तो देखते हैं भाई क्या आया। हमारे पास कॉमन आया 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो अंदर क्या आया, 1 1 1 1 1 1। फिर क्या आया, बी सी, 1 प्लस बी फिर है सी, फिर आ जाएगा बी 1 प्लस सी। अब आपके दिमाग में आ गया कि सर अगर 1 1 1 आ जाए तो हम 0 ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, 0 ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं भाई, कि सर R1 में से R2 घटा दो, R2 में से R3 घटा दो, एक साथ 2 संक्रिया कर सकते हो। यहाँ R1 घटाने से भी काम चल जाएगा। देखो R1 में से R2 घटा दो, जैसे ही 1 1 आ जाए तो ये समझो कि हमें तो 0 लेके आना है, बाकी कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो R1 माइनस R2, तीर लगा के हमने लिख दिया है R1, R1 को चेंज कर रहा हूँ, R1 माइनस R2। एक साथ 2 संक्रिया कर सकते हो। अगर एक और स्टेप करना चाहो तो ये लिख सकते हो भाई, R2 को चेंज कर दो, R2 माइनस R3। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि आपने R1 को चेंज कर दिया है तो दूसरी संक्रिया में, दूसरे उपसर में जो ऑपरेशन करोगे उसके अंदर R1 यूज नहीं करना है भाई। ठीक है, इसमें R1 यूज नहीं करना है। चलो भाई, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। देखो भाई क्या आने वाला है, R1 में से R2 घटाओ, 1 में से 1 घटाओगे 0, B में से इसको घटाओगे तो -1 माइनस बी, बी तो कट गया, -1 बच गया। एक C में से C घटाओगे 0। चलो R1 को चेंज कर दिया, R2 को भी चेंज कर रहे हो, R2 में से R3 घटा रहे हो, 1 में से 1 घटाया सर 0, इसमें से इसको घटाओगे तो -b प्लस b कट गया सर 1 आ गया। सर इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस और माइनस, ये तो कट गया सर, -1 आ गया। फिर 1, फिर b 1 प्लस c।
C1 यानी कॉलम फर्स्ट के अनुसार प्रसार करने पर, आप R1 के अनुसार भी प्रसार कर सकते हो भाई। कॉलम फर्स्ट के अनुसार प्रसार करने पर, अनुसार प्रसार करने पर, कॉलम फर्स्ट के अनुसार प्रसार करने पर क्या आने वाला है? 1 + A + B + C। इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं है सर 0, इसके लिए माइनस आता है, लेकिन -0 क्योंकि 0 के आगे कुछ भी आए उसका मान 0 होने वाला। फिर +1, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या बच गया भाई? -1 0, -1 0, 1 -1। जैसे ही सारणी का मान निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 - 0 यानी 1 का गुणा 1 से करने पर इसका मान पूरे का हो गया 1। तो हमारा जो आंसर आया वो हमारा आंसर क्या आया? 1 + A + B + C। यही आपका आंसर है और यही दिया था कि इसके बराबर ये आएगा, ये सिद्ध करके दिखा दो। बस कुछ नहीं करना था, इन तीनों को जोड़ते ये कॉमन आ जाता, 2 0 लेके आ गए, प्रसार करते ही आपका आंसर। अब ये देखो कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई, इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। अगला क्वेश्चन है ना वो आपको घर से करना है भाई, है ना। मेरे को पता है आपसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे तो 100% हो जाएगा। सबसे पहले उसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने की कोशिश करो, फिर 0 लेके आओ, आपका आंसर 100% आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो आप सोल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे, ठीक है। तो आज हमारी सभा है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं बस, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया भाई, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।